बेटा हम लोग अब इस लेक्चर में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट कंडक्टिंग सी, ठीक है ना। अभी तक मैंने जो लास्ट लेक्चर में लास्ट में पढ़ा था वो नॉन कंडक्टिंग के कारण मैंने पढ़ा था, जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट मैंने पढ़ा था, ठीक है ना। अब मैं पढ़ूंगा कंडक्टिंग सीट के कारण, ठीक है, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट। तो मैं एक इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है, इन्फिनिटी होगा। बेटा इसको ऐसे मत बनाओ, इसको ऐसे बनाओ, इस तरीके से। इस तरीके से एक कंडक्टिंग सीट है, क्या है, एक कंडक्टिंग सीट है। इस तरीके से, ठीक है बेटा। देखिए कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग में डिफरेंस ये होता है कि नॉन कंडक्टिंग में एक साइड एक सरफेस पे चार्ज होता है और कंडक्टिंग में दोनों साइड्स पे होता है, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसे दिखा दूंगा, इस साइड भी प्लस प्लस दिखा दूंगा, है ना, इस तरीके से मैं प्लस प्लस दिखा दूंगा बेटा, क्लियर है, ठीक है ना। इस पे सिग्मा है, इधर भी सिग्मा हुआ, इधर भी सिग्मा हुआ, क्लियर है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं तो बेटा एक साइड के कारण कितना होगा, एक साइड करंट बोले तो नॉन कंडक्टिंग में एक साइड के करंट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आता है, तो एक साइड के करंट कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, क्लियर है। और इसके करंट भी कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो याद रखिएगा आप, ड्यू टू कंडक्टिंग सीट क्या होता है आपका, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। इधर अगर आप देखोगे तो इसके करंट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, है ना। इस साइड के करंट भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, है ना। जो नेट आएगा वो आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस हम लोग याद रखेंगे कि ड्यू टू कंडक्टिंग सीट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है ना, क्लियर है। तो जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग जो सीट आता है बेटा वो आता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखेंगे सब लोग, क्लियर है बेटा। ये मेरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक डिस्क थी, ठीक है ना, एक हमारे पास ऐसे डिस्क है, इस तरीके से एक डिस्क है जिसका रेडियस आर है, ठीक है, जिसका सिग्मा दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ पे इस डिस्क के कारण यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और पोटेंशियल भी होगा, क्लियर है। हम क्या कर रहे हैं बेटा, आर रेडियस नहीं बी रेडियस है, ठीक है, बी रेडियस मान लीजिएगा। हम क्या कर रहे हैं, इसमें ए रेडियस का एक डिस्क काट ले रहे हैं, ए रेडियस का एक मैं डिस्क काट के निकाल ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका इतना पार्ट बेटा अगर मैं इसको, ये अभी तो ऐसा सो रहा है ना बेटा, इस तरीके से हो रहा है। अगर मैं इस तरीके से दिखाऊं तो मैं अगर ए रेडियस का डिस्क काट के निकालूंगा तो ये रीजन खाली हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा बेटा, क्लियर है। तो अगर ये वाला रीजन बच रहा है तो उसका सेंटर से एक्स डिस्टेंस में पी पॉइंट है, वहां पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है, पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लीजिएगा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एट पी पॉइंट, क्लियर है, ठीक है ना। तो बेटा हम क्या करेंगे, इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मान लेते हैं कि पूरा भी फुल है, क्या है, इसको आप फिल कर दीजिए। इसको जैसे आप फिल करोगे तो ये तो कंप्लीट हो जाएगा, है ना, कंप्लीट हो जाएगा ना। अगर कंप्लीट हो जाएगा तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स बाई अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आएगा, सॉरी बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा बेटा, क्लियर है, ये आएगा ना मेरा, ठीक है ना। और पोटेंशियल क्या आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये पोटेंशियल आ जाएगा, क्लियर है। इसके रिमूव करने से क्या हुआ, अगर मैं इसको पूरा फिल कर दूं और उतना ही निगेटिव का रख दूं, या एक तरीके से मैं बोलूं कि इतने पार्ट का मैं इसमें से माइनस कर दूं, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इतना माइनस कर दूं और पोटेंशियल भी इतने के लिए इतने करस्पॉन्डिंग कितना आएगा उसको माइनस कर दूं, तो हमारा क्या आ जाएगा, इसके कारण नेट आ जाएगा। नहीं समझे, मेरे कहने का मतलब ये है, आप इसको ऐसे लिख दो इस तरीके से, ये तो आपका ई नेट आया है, मतलब इसके कारण ई नेट आया है, ठीक है ना, क्लियर है। इसके कारण क्या आएगा, ई वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट के कारण क्या कर दो, माइनस कर दो। इस पार्ट के कारण मैं बोल देता हूँ E1 आया, क्या है, E1 आया। तो ई नेट जो आएगा वो आएगा E माइनस E1, ये आएगा। और E1 कितना होगा बेटा, E1 जो होगा वो आपका होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरीके से। और जो पोटेंशियल होगा इसके कारण वो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस एक्स, ये आएगा, ठीक है ना। तो आपका ई का वैल्यू आप यहाँ पे रख दीजिए, E1 का यहाँ से रख दीजिए, ठीक है ना। तो जो ई नेट आएगा वो बेसिकली इसका आएगा, ठीक है ना, इस तरीके के।
बेटा मैंने E1 माइनस मैंने क्यों किया, क्योंकि इतने पार्ट का मैंने निकाल दिया ना, तो इसका जितना इम्पैक्ट होगा उसको मैं माइनस कर दूंगा। नहीं समझे, क्लियर है। और वी नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, V माइनस V1 कर देंगे, क्या कर देंगे, V माइनस V1। V क्या आएगा आपका, ये जाएगा, और V1 क्या आएगा आपका, ये आएगा। क्लियर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूँगा। बहुत ही सिंपल है, मैंने थोड़ा तेज बताया क्यों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सब बेटा कर चुके हैं। हम लोगों ने 11th में ये कंसेप्ट पढ़ा है कि इसको रख देते हैं, जितना ही पॉजिटिव उतना ही निगेटिव कैंसिल हो जाएगा ना। पॉजिटिव रखने से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा, नेगेटिव रखने से नेगेटिव आएगा, तो ये माइनस कर दूंगा ना। तो ये सब मैं कॉन्सेप्ट इसमें यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सब बच्चों को पता है, जिसने पढ़ा है उसको पता है अच्छे से। क्लियर है। सो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग अब आगे पढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ फोर्स जो है वो एक जनरल चीज़ है, ठीक है ना। बेटा होता क्या है कि हर फोर्स की फील्ड लाइंस होती है। क्या होती है, फील्ड लाइंस। या फिर हम ऐसे बोलें कि मतलब फोर्स को, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है, तो हमें दिखेगा तो नहीं कि यहाँ पे फोर्स है कि नहीं है, नहीं दिखता है ना वो। अगर बेटा हम कुछ ऐसा मैथमेटिक्स डेवलप करें कि हम उसको कर्व के फॉर्म में उसको मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँ कि यहाँ पे देखो ऐसे 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 ऐसे, है ना। मतलब उसके कुछ कर्व टाइप का ऐसा बनाए ताकि वो उसकी सारी चीज़ें क्या करे, वो एक्सप्लेन करे। कौन, कर्व्स, किसकी, फोर्स की एक्सप्लेन करें, ठीक है ना। उस फोर्स के हिसाब से ऐसे कुछ कर्व्स बनाए ताकि उस कर्व्स की हेल्प से उस फोर्स को हम क्या करें, एक्सप्लेन कर सकें, उसकी सारी प्रॉपर्टीज बता सकें लगभग, ठीक है ना। तो ये जो कर्व होती है इन्हीं को हम बोलते हैं फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं, फील्ड लाइंस बोलते हैं उस फोर्स की, ठीक है ना, जिसके लिए हम बनाते हैं। क्लियर है ना। तो सबसे पहली बात, ये इमेजिनरी कर्व होती है। ये क्या होती है, ये इमेजिनरी कर्व होती है बेटा, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई फोर्स है ना, ऐसे एफ, और उसकी फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनी हुई है ना, इस तरीके से मैंने कर्व बना दी है ना। मान लो इस फोर्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे आ रही है ना, इस तरीके से। क्लियर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि मान लो अगर इस पॉइंट पे मुझे फोर्स का डायरेक्शन निकालना है, तो कुछ नहीं करना है मुझे, इस पे यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में हमारा क्या आएगा, फोर्स का डायरेक्शन आएगा। क्लियर है। जो टेंजेंट होगा बेटा उसी के डायरेक्शन हमारा क्या आएगा, नेट फोर्स या नेट फील्ड का डायरेक्शन आएगा। क्लियर है। अगर मैं इसको पढ़ूं तो जो मैंने अभी तक बताया वही आपको पढ़ने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ द फोर्सेस आर द इमेजिनरी कर्व। मैं किन की लाइन ऑफ फोर्स की बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक की, है ना, चार्ज, ठीक है ना। टेंजेंट टू विच एट ए पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेगा यहाँ पे, है ना बेटा, नेट वर्ड यूज कर लीजिएगा आप। क्लियर है। तो ये सिंपल सा है कि किसी फील्ड या फोर्स को आप कर्व के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर पाओ तो उसी को क्या बोलेंगे, उस फोर्स की फील्ड ऑफ लाइंस बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। तो अगर बेटा कर्व के फॉर्म में अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा तो उसका कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन भी होगा, मैथमेटिकल इक्वेशन भी आएगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो हम लोग फील्ड लाइंस की बेटा इक्वेशन भी निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इक्वेशन भी निकालते हैं। मैंने अभी पीछे किया भी होगा, इलेक्ट्रिक E इक्वल टू -a टाइम्स एक्स जे कैप प्लस बाई आई कैप करके ना, उसका फील्ड लाइंस का इक्वेशन मैंने पूछा था, हमने बनाया, निकाला भी था, है ना, हाइपरबोला आया था, याद हो आपको। क्लियर है। तो सिंपल सी बात है, ये इमेजिनरी कर्व है। अगर मैं उस कर्व पे किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो उस टेंजेंट के डायरेक्शन में नेट फील्ड या नेट फोर्स का डायरेक्शन आएगा उस पॉइंट का। क्लियर है, एट दैट पॉइंट। क्लियर है बेटा। सो इसको आप जल्दी से डेफिनेशन लिख लीजिए। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं बेटा, ठीक है बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू ए नेगेटिव चार्ज। कहने का मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज से ये क्या करते हैं, ऑरिजिनेट करते हैं, निकलती हैं, है ना, इस तरीके से। क्लियर है बेटा, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज अगर होगा आपका उसमें क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, ठीक है ना। चीज याद रखिएगा आप बेटा। जो फील्ड ऑफ लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट करती हैं एंड नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट करती हैं, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखेंगे। क्लियर है बेटा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको जल्दी से आप लिख लीजिए बेटा। बेटा दूसरा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ही बन जाता है। नंबर ऑफ फील्ड ऑफ लाइंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे मान लो बेटा एक ये Q1 चार्ज है ना, एक ये Q1 चार्ज, इसकी मान लो फील्ड लाइन इसमें बेटा निकल रही है इस तरीके से। क्लियर है, इस तरीके से इसमें मान लो फील्ड ऑफ लाइंस निकल रही है N1। क्या निकल रही है, N1। तो एक दूसरा चार्ज है Q2 पॉजिटिव, है ना, इससे निकल रही है N2। क्या, N2। अगर मैं बोल दें इफ Q1 ग्रेटर देन बेटा Q2 है, देन आपका N1 ग्रेटर देन क्या होगा, N2 होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो नंबर ऑफ लाइंस होंगी वो चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेंगी, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछें कि फाइंड द रेशियो
फाइंड द रेशियो ऑफ चार्ज, है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2, ऐसे लिख लो आप, Q1 एंड Q2। तो बेटा इसको देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं मुझे पता है कि Q1 होगा जो N1 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा, Q1 के होगा, और जो N2 होगा वो Q2 के होगा। क्लियर है, हमें क्या चाहिए, Q1/Q2 चाहिए। मुझे पता है कि N1 इक्वल टू क्या आएगा, KQ1 आएगा, यहाँ से N2 इक्वल टू क्या आएगा, KQ2 आएगा। क्लियर है, डिवाइड कर दो फर्स्ट एंड सेकेंड से। आप जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये N1/N2 इक्वल टू KQ1/KQ2, तो यहाँ से Q1 इक्वल टू Q2 आ जाएगा बेटा N1/N2। क्लियर है, इस तरीके से मैं चार्ज का रेशियो भी निकाल सकता हूँ बेटा, ठीक है ना। अब जैसे देखो N1 N2 मुझे पता होगा, जैसे अगर फिगर में दिया होगा तो मैं नंबर काउंट कर लूँगा ना, इसमें N1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 आएगा, और इसमें कितना आएगा 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आएगी, बढ़ा दो 1 ठीक है ना, नहीं बढ़ा नहीं देते, इसमें कम कर देते हैं, इसमें बढ़ा दीजिए, क्यों, क्योंकि मैंने मान रखा है ना बेटा N1 > N2, तो इसमें ज़्यादा होना चाहिए, इसमें कम होना चाहिए। क्लियर है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड कम है। क्लियर है, तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, है ना, ये वाले कॉन्सेप्ट लगा के। क्लियर है ये चीज़ बेटा, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं लिखना है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसी होती है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, है ना। तो मैंने यहाँ से लिख दिया N1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 क्या है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है, वैसे यहाँ पे लिख दिया, है ना। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट रहेगा तो क्या आएगा, दोनों में सेम ही आएगा क्योंकि सेम टाइप का रिलेशन है। तो बेटा इसको जब मैं ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका Q1/Q2 इक्वल टू क्या जाएगा N1/N2। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ बेटा, ठीक है ना। बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं। बेटा लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। बेटा लाइन ऑफ फोर्स जो होती है दूसरे को कट नहीं करती हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं कट करती हैं मैं भी आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि ये कट कर रही है, ठीक है ना, ये दो फील्ड ऑफ लाइन्स हैं, है ना, इस तरीके से ये कट कर गए। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ इस वाले कर्व पे तो इधर आएगा, इसका मतलब है कि नेट फील्ड किधर आएगा, नेट फील्ड इधर आएगा मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पे डालूंगा तो किधर आएगा, इधर आएगा, क्लियर है, इस डायरेक्शन पे। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट तो कॉमन है बेटा, पॉइंट कॉमन है। अब मैंने डेफिनेशन में क्या बोलता है कि किसी भी पॉइंट पे अगर कर्व पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उस टेंजेंट के डायरेक्शन में नेट फील्ड आता है ना उस पॉइंट का। तो इसका मतलब है इस पॉइंट का इसके अकॉर्डिंग इधर नेट फील्ड है और इस कर्व के अकॉर्डिंग इधर नेट फील्ड है, और पॉइंट क्या है, सेम है। तो बेटा एक ही पॉइंट पे नेट फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती हैं क्या, नहीं हो सकती ना। नेट फील्ड का तो एक इनविंग डायरेक्शन आएगा ना। तो इसका मतलब है कि एक पॉइंट पे दो नेट फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, जो कि नॉट पॉसिबल है ना बेटा, क्लियर है। इसीलिए ये एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, क्लियर है। एक दूसरे से कट करने से क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे नेट फील्ड की दो डायरेक्शन जाती हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्लियर है बेटा। इसलिए ये पॉइंट आपका हो जाएगा लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। गॉट इट। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको लैंग्वेज में कुछ लिखना है तो आप लिख भी सकते हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके ठीक है बेटा, जल्दी से लिखिए इसको। बेटा दे नेवर फॉर्म क्लोज लूप। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, रीजन्स नहीं है यहाँ। जैसे मान लो ये प्लस चार्ज है बेटा और ये माइनस चार्ज है, तो इससे निकलेगा, इसमें टर्मिनेट कर जाएगा, क्लियर। इस तरीके से नहीं समझ, इस तरीके से, क्लियर है। तो ये ऐसे गया यहाँ टर्मिनेट कर गया, ये ऐसे नहीं आया ना, तो क्लोज नहीं बनेगा ना बेटा, क्लियर है। मतलब पॉजिटिव में ये निकलता है, नेगेटिव में टर्मिनेट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पे थोड़ा ना होंगे बेटा कि एक ही पॉइंट से निकले और एक ही पॉइंट पे आके टर्मिनेट कर जाए, क्योंकि अगर एक ही पॉइंट पे बेटा पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा तो फील्ड ऑफ लाइंस निकलेंगी ही नहीं समझे, क्लियर है ना। तो यही होता है बेटा कि एक पॉइंट पे पॉजिटिव नेगेटिव आपका एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो एक ही पॉइंट पे आके ऑरिजिन टर्मिनेट नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पॉइंट पे ऑरिजिन टर्मिनेट होगा तभी क्लोज लूप बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते हैं, क्लियर है। आप देखो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, दीज आर बेटा ये जो होते हैं ये होते हैं ओपन डिफरेंशियल कर्व होते हैं। क्या होते हैं, ओपन डिफरेंशियल कर्व। ओपन क्यों बोला बेटा, क्योंकि क्लोज लूप नहीं फॉर्म करते हैं। डिफरेंशियल क्यों बोला, डिफरेंशियल का मतलब होता है कि हर पॉइंट पे कर्व को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर डिफरेंशिएट करेंगे मतलब स्लोप आएगा, और स्लोप आएगा तो क्या आएगा, फील्ड का डायरेक्शन आएगा। तो कर्व पे हर पॉइंट पे क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन बेटा डिफाइन होगा, और अगर डिफाइन होगा तो डिफरेंशियल होना भी चाहिए ना, डिफरेंशियल भी होना चाहिए ना कर्व को। अगर हर पॉइंट पे फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है तो हर पॉइंट पे कर्व क्या होना चाहिए, डिफरेंशियल होना चाहिए, हर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो जानी चाहिए। तो इस टाइप के कर्व को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कर्व बोलते हैं, क्लियर है। तो आपका जो फील्ड लाइन्स है वो ओपन डिफरेंशियल कर्व होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ओपन डिफरेंशियल कर्व,
क्लियर बेटा, इसे आप लिख लीजिएगा कॉपी में। गॉट इट? क्लियर है? जल्दी इसको नोट करिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। डेंसर लाइन ऑफ फोर्स मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड। मतलब डेंसर लाइन ऑफ फोर्स का मतलब होता है बेटा जहाँ पे ज़्यादा पास फील्ड लाइन्स होंगी, जहाँ पे ज़्यादा पास फील्ड ऑफ लाइन्स होंगी वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, इस तरीके से फील्ड लाइन्स हैं, इस तरीके से। क्लियर है? अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे ए लूँ और एक मैं पॉइंट ले लूँ यहाँ पे, ठीक है ना, तो अगर मैं पूछे कि मोर डेंस लाइंस कहाँ पर होंगी बेटा, पास यहाँ ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू हेयर। नहीं समझे? तो इसका मतलब है यहाँ पे फील्ड क्या होगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ पे फील्ड क्या होगा, लेस स्ट्रॉन्ग होगा इसके रिस्पेक्ट में। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा ई ए ग्रेटर देन ई बी। बेटा याद रखिएगा, ठीक है ना? क्लियर है? एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, जो इनका स्पेस होता है इनके बीच में, स्पेस आपका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट, ठीक है ना? और इसके ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पेस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है? मतलब मोर स्पेस लेस मैग्नीट्यूड, लेस स्पेस मोर मैग्नीट्यूड, ऐसे बोल सकते हैं बेटा, है ना? कम स्पेस है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ज़्यादा स्पेस है कम स्ट्रॉन्ग फील्ड है। क्लियर है? इस तरीके से। क्लियर है बेटा यहाँ पे? ठीक है ना? तो हम बोल सकते हैं डेंसर लाइन ऑफ फोर्स मीन्स मोर स्ट्रॉन्ग फील्ड। याद रखेंगे आप, इसलिए बेटा क्वेश्चन ही बन जाते हैं ग्राफ बेस्ड, है ना? कि बताइए ये 2 पॉइंट मैंने दे दिए, बताइए आप किस पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, या 4 ऑप्शन दे दिए उसमें, इस टाइप के मैंने ऑप्शन दे दिए आपको। क्लियर है ना? तो आप इसको लिख लीजिए और समझ भी लीजिए बेटा, ठीक है ना? और बेटा ये जो ऐसे कर्व होता है ना, कर्व का डायरेक्शन ये फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। या बोलते हैं जहाँ पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे इधर ही आएगा ना, यहाँ पे लोगे ऐसे आएगा, यहाँ पे लोगे ऐसे आएगा। तो बेसिकली ये जो होता है इधर क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। तो आप देखेंगे इसमें डायरेक्शन हर पॉइंट पे क्या है, वेरी कर रही है फील्ड की। नहीं समझे? हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या कर रही है, वेरी कर रही है। क्यों वेरी कर रही है? क्योंकि टेंजेंट का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना हर पॉइंट पे अगर आप ड्रॉ करोगे। क्लियर है बेटा? ठीक है ना? जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अब बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मीन्स फील्ड इज जीरो। बेटा जब वहाँ पे फील्ड लाइन्स ही नहीं होंगी तो आप टेंजेंट किस पे ड्रॉ करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पाएंगे तो वहाँ पे फील्ड क्या होगा आपका, फील्ड होगा ही नहीं एक तरीके से। तो वहाँ पे फील्ड क्या होगा आपका, जीरो होगा। क्लियर है? बट पोटेंशियल इज कॉन्स्टेंट। बेटा फील्ड जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि पोटेंशियल भी जीरो होगा। ये मैंने आपको बताया था कि कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका मतलब नहीं कि वहाँ पे पोटेंशियल जीरो है ना? क्लियर है? या फिर ऐसे बोले हम इसको, बेटा इक्वेशन पढ़ा था डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपका ई जीरो है तो डी वी जो आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। डी मतलब छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका मतलब पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि कांस्टेंट का चेंज क्या आता है, जीरो आता है। तो दिस इम्प्लाई जो वैल्यू ये पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा। तो हमेशा याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा जहां पे फील्ड जीरो होता है वहां पे पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है बेटा? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। बेटा हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके थ्रू मैं आपको बहुत कुछ बताऊंगा। फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स आर इक्वी स्पेस। इक्वी स्पेस मतलब उनके बीच में स्पेस क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब स्पेस वेरी नहीं करेगा। क्लियर है? एंड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे क्या होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब स्ट्रेट लाइन होंगे एकदम। ठीक है ना? तो अगर मैं इसके अगर मैं ड्रॉ करूं बेटा इस तरीके से अगर मैं ड्रॉ करूं तो आप देखेंगे एक दूसरे के पैरेलल हैं और इनके बीच का जो स्पेस है वो भी क्या है, थोड़ा बहुत चेंज कर रहा होगा स्पेस, क्योंकि अब एग्जैक्ट तो मैं ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ ना। इनके बीच का जो बेटा स्पेस है वो क्या है, इक्वल है ना? तो जो स्पेस था वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर स्पेस वेरी करेगा तो मैग्नीट्यूड भी वेरी करेगा। यहाँ पे स्पेस वेरी नहीं कर रहा तो मतलब मैग्नीट्यूड वेरी नहीं कर रहा है। मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। बेटा इस केस में आपका मैग्नीट्यूड क्या है, अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैग्नीट्यूड क्या है आपका, कांस्टेंट है। और पैरेलल है, क्या है, पैरेलल है, मतलब ये एकदम स्ट्रेट है। क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है ना? अगर स्ट्रेट पैरेलल है तो आपकी फील्ड ऑफ लाइंस का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। क्लियर है? तो इसका मतलब है ये किस टाइप की फील्ड लाइंस की, ये किस टाइप की फील्ड लाइंस होंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है बेटा? अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं इस टाइप का, तो बेटा देखो इसका डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि पैरेलल है।
बट स्पेस चेंज कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका मैग्नीट्यूड वेरिएबल है। क्या है, मैग्नीट्यूड वेरिएबल है, ठीक है। अगर मैग्नीट्यूड वेरिएबल है तो आपका ये यूनिफॉर्म, बेटा ये याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए इस टाइप की फील्ड लाइन्स आएंगी, ठीक है, इस पॉइंट के लिए। ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ये वाला, ठीक है ना, कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। मतलब ये क्यू स्पेस है और पैरेलल है, तो ये आपका किसका हो जाएगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हो जाएगा। बट अगर मैं इसकी बात करूँ, इसका ये सेपरेट मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है। क्या कर रहा है, वेरी मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, बट डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन कॉन्स्टेंट है इसमें। क्लियर है बेटा। अगर मैं इसकी बात करूँ, इसको लिख लीजिएगा जो मैंने साफ किया है। अगर मैं कुछ ऐसे करूँ बेटा, इस तरीके से बात, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से, तो आप देखेंगे लगभग स्पेस क्या है, स्पेस फिक्स है, मतलब वेरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड आपका कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा बेटा, वेरिएबल होगा। क्या होगा, वेरिएबल होगा, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है यूनिफॉर्म फील्ड के लिए, ये नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के लिए दोनों। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्शन तो कांस्टेंट है बट मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, इसमें मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है बट डायरेक्शन चेंज कर रहा है। बट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, वो आपको वेक्टर क्वांटिटी है, इसको फिक्स होने के लिए दोनों ही फिक्स होना पड़ेगा, कांस्टेंट होना पड़ेगा, डायरेक्शन को भी और मैग्नीट्यूड को भी। क्लियर है बेटा। तो आपका ये वाला पॉइंट है, ये आई थिंक आप समझ गए होंगे अच्छे से। क्लियर है, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए बेटा, जल्दी से एकदम। बेटा हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी फ्रैक्शन। बेटा फ्रैक्शन हो सकती है ना, आपके दिमाग में आता होगा कि ये कुछ नंबर होना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 की सर किसी पॉजिटिव चार्ज से कुछ नंबर में ही ना फील्ड लाइन्स निकलेंगी, या किसी नेगेटिव चार्ज में किसी नंबर से ही ना टर्मिनेट कर देंगी, करेंगी 10 12 15 20, है ना। क्लियर है, ठीक है बेटा। सो मे बी फ्रैक्शन ये हो सकती हैं। अब इसका प्रूफ है, प्रूफ हम लोग आगे करेंगे, ठीक है ना। अभी के लिए आप इसको एज ए इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आप इस टॉपिक के बाद आधा पेज छोड़ दीजिएगा। एक्चुअली जो कुछ और पॉइंट्स मुझे लिखवाने हैं, वो बेटा पॉइंट्स अभी मैं लिखवा नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो जो रिलेटेड है, वो कुछ आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे उससे रिलेटेड है। वो जब मुझे समझ में आएंगे तभी हम इसको समझा सकते हैं आपको, ठीक है ना। तो लिखवाने को मैं अभी लिखवा दूंगा, लेकिन फिर समझने का दिक्कत आएगा ना बेटा, है ना। हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप आधा पेज छोड़ दीजिए, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो आधा पेज छोड़ के अब जो मैं आगे पढ़ने वाला हूँ, इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, वो आप हेडिंग लगा के आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, आधा पेज छोड़ के। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी से। बेटा हम लोग ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए इक्वल टू ई वेक्टर दिया है एक्स जे कैप माइनस बाई आई कैप, है ना, वेरिएबल फील्ड है। फाइंड इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। बेटा ये फील्ड है तो इसका लाइन ऑफ फोर्स कुछ होगा, और लाइन ऑफ फोर्स मतलब इमेजिनरी कर्व कुछ आएंगे उसके, उसका इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए हमको, ठीक है ना। एंड ऑल्सो प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ फील्ड। नेचर ऑफ फील्ड का मतलब कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, है ना, कि कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। क्लियर है। तो देखो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी करा रखा हुआ है, एक तरह से रिवीजन के तौर पे है ये क्वेश्चन। मान लो इसका कर्व कुछ ऐसे होगा, है ना, इस तरीके से मैंने बना दिया, ठीक है ना। क्लियर है। तो अगर इसमें इस पॉइंट पे बात करूँ तो इसका ई नेट इधर आएगा टेंजेंट के अलॉन्ग, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका बोलूँ कि इधर एक ई एक्स, अगर मैं इसे बोल दूँ कि इधर एक्स है, उधर क्या है, बाई है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ई एक्स कंपोनेंट आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, ई बाई आ जाएगा। क्या बेटा, ई बाई आ जाएगा। क्लियर, नहीं समझे, ठीक है ना। और ये थीटा अगर बेटा है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टेन थीटा जो होगा वो आपका आ जाएगा ई बी अपॉन ई एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, सबको पता है बेटा। और जो टेन थीटा होता है ये स्लोप होता है बेटा, क्या होता है, स्लोप। अगर स्लोप होता है तो मैं इसको डी वाई अपॉन डी एक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये भी क्या होता है, स्लोप होता है। क्लियर बेटा। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई बाई अपॉन ई एक्स। क्लियर है। यहाँ पे अगर आप ई वाई की बात करेंगे, ई वाई बोले तो जे का कोफिशिएंट, तो जे का कोफिशिएंट आएगा एक्स, है ना। ई एक्स की बात करूँ तो आई का कोफिशिएंट आएगा माइनस वाई, क्या आएगा, माइनस वाई। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अब मैं इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस डी वाई, है ना, इक्वल टू एक्स डी एक्स, ये आएगा बेटा। क्लियर है, ठीक है ना। तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा बेटा, ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या, माइनस बाई स्क्वायर टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। क्लियर है बेटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइड बाई टू कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू ऐसे ट्वाइस कॉन्स्टेंट, ऐसे लिख सकता हूँ बेटा।
क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये जो आपका इक्वेशन आएगा, ये वाला जो इक्वेशन आएगा, यही आपका इक्वेशन क्या होगा, इसकी फील्ड ऑफ लाइंस का इक्वेशन आएगा, ठीक है ना, क्लियर है। और ये बेटा किसका इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये आपका जो इक्वेशन है वो सर्कल का है, किसका है, वो आपका सर्कल का है। देखो आप सर्कल का इसी फॉर्मेट में आता है, और सर्कल जो होता है वो आपका क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज होता है ना बेटा। तो ये क्लोज कब आएगा, और क्लोज कर्व जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस कभी भी रिप्रेजेंट, सॉरी कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा बेटा। कंजर्वेटिव क्या होती है, ओपन डिफरेंशियल कर्व होती है, क्या होती है, कंजर्वेटिव जो होती है बेटा ओपन डिफरेंशियल कर्व होती है, जो क्लोज होती है वो नॉन कंजर्वेटिव होती है, मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो ये जो फील्ड है ये कैसा है, ये आपका नॉन कंजर्वेटिव है, कैसा है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव है, क्लियर है। इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर लूँगा, ये बहुत ही अच्छा है। इसका जो फील्ड लाइंस का जो इक्वेशन आएगा वो सर्कुलर आएगा, कैसा आएगा, सर्कुलर आएगा। सर्कुलर मतलब क्लोज लूप होगा। तो ये जो फील्ड ऑफ लाइंस होंगी बेटा, ये इसका नेचर कैसा होगा, इस फील्ड का नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव की जो फील्ड लाइंस होती है बेटा कैसे होती है, क्लोज डिफरेंशियल कर्व होती है, कैसी होती है, क्लोज डिफरेंशियल कर्व, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, क्लियर है बेटा। सो इसको आप देख लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आज के लिए हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। सो थैंक यू।